बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं DDP एनालिटिका। आज हम दुनिया के उस दौर में रह रहे हैं जहाँ पे कि क्लाइमेट क्राइसिस मौजूद हैं, इनइक्वालिटीज़ हैं दुनिया की जो कि वाज़े नज़र आती हैं, फिर कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, लड़ाइयाँ। आप देखिए कि जंगें ख़त्म नहीं हो रही, मुख्तलिफ़ ख़ित्तों में मुख्तलिफ़ जगहों पे किसी न किसी शक्ल में जंग जारी है। फिर ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस बेतहाशा हैं। फिर आपने देखा कि अभी इकॉनमीज़ तबाह हुई, महंगाई की एक बहुत बड़ी लहर आ गई और कोविड-19 ने दुनिया की एक शक्ल और उसका रहना सहना ही बदल के रख दिया। आज हर जगह पे दुनिया में अवाम जो हैं वो एक बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में वक्त अपना गुजार रहे हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें जबकि इंसानी माहौल पे एक बुरा असर डाल रही हैं, तो जंगों के ख़तरात जो कि बड़ी क़ुव्वतों के दरमियान इख्तलाफात की वजह से नज़र आते हैं, उसमें भी मुख्तलिफ़ ख़ित्तों में अमन का एक ऐसा तबाकुन नज़र आता है, हालात नज़र आते हैं कि अमन किसी भी वक्त पे बर्बाद किया जा सकता है। एक वक्त था कि हमने सोचा कि ये न्यूक्लियर वेपन्स जो हैं ये दुनिया से ख़त्म हो गए, अब इनका इस्तेमाल नहीं होगा। आपको याद होगा कि कोल्ड वॉर के अख्ताम पे बहुत सारी उम्मीद थी कि अब बिग पावर्स हॉस्टिलिटीज़ ख़त्म हो जाएंगी और दुनिया से न्यूक्लियर वेपन्स जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन न्यूक्लियर वेपन्स ना तो ख़त्म हुए, बल्कि आज भी उनका ख़तरा पहले की निस्बत कहीं ज़्यादा है, क्योंकि एक मिसकैलकुलेशन या कहीं कोई एक गलतफहमी दो क़ुव्वतों के दरमियान वो आपको दोबारा न्यूक्लियर वेपन्स के इस्तेमाल की तरफ ले जा सकती है, जिससे कि पूरी इंसानियत तबाही से ख़त्म की जा सकती है। पूरी इंसानियत जो है वो उसको तबाही के दहाने पे खड़ी होगी। आज दुनिया में तकरीबन 13,000 से ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन्स मुख्तलिफ़ मुल्कों के पास मौजूद हैं और वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स भी मौजूद हैं। अगर हम अपने ही खित्ते की बात करें तो पाकिस्तान के आसपास रशिया, चाइना, भारत, और अगर पाकिस्तान शामिल करें तो 7 न्यूक्लियर कंट्रीज़ में से 7 डिक्लेयर्ड न्यूक्लियर कंट्रीज़ में से 4 तो इसी खित्ते में हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे 3 हमसाया भी न्यूक्लियर वेपन्स रखते हैं। जब ये कोल्ड वॉर का इख्तिताम हुआ तो उस वक्त तो एकदम से जोश था, वेपन्स कम किए गए, लगता था कि शायद मज़ीद हम इस तरफ नहीं बढ़ेंगे। लेकिन फिर आपने देखा कि हमारे खित्ते में बड़ी तेज़ी से तब्दीली आई। पहले भारत ने न्यूक्लियर वेपन्स का टेस्ट किया, धमाका किया, फिर उसके बाद पाकिस्तान ने जवाबन किया। और पाकिस्तान का जितना भी न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो स्पेसिफिक है भारत के। पाकिस्तान के कोई भी दुनिया के किसी भी और मुल्क के ख़िलाफ़ कोई ऐसे जारहाना अज़ाइम नहीं है जहां इसकी पॉसिबिलिटी हो कि पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन किसी के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करेगा। और पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन एक्वायर भी ना करता अगर भारत ना लेता। भारत के साथ तनाज़ात मौजूद हैं, वो आज भी हल नहीं हुए और उनका हल होना बड़ा ज़रूरी है। अगर आपने जंगों से बचना है, तबाही से बचना है, तो वो ज़रूरी है कि उनको तनाज़ात को हल किया जाए। लेकिन तनाज़ात हल करने की बजाय भारत ने ये आर्टिकल 370 जो ख़त्म किया अपने कॉन्स्टिट्यूशन का, जिससे कश्मीर को गस्ब करने का काम किया, उससे आपने देखा कि चाइना भी बाहर मैदान में निकल आया और पाकिस्तान तो नहीं कि इस कश्मीर के झगड़े को हल करने के लिए किसी भी सतह पे जाने को तैयार है। कोई भी अगर जंग है तो जंग भी होगी, और अगर अमन से मामला तय होता है तो बहुत अच्छी बात है। सो आपने देखा कि भारत की अहमकाना हरकत की वजह से एकदम फिर सिचुएशन ख़राब हुई और हम जंग के दहाने पे आ गए। अब ये कि ये रिस्क जो है न्यूक्लियर वेपन्स के इस्तेमाल का, वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बढ़ गया कि क्योंकि किसी भी वक्त पे आप जंग अपनी मर्जी से शुरू तो कर सकते हैं, लेकिन उसका इख्तिताम जो है वो क्यों होगा, कैसे होगा और किस तरह किस शक्ल में जाके होगा, वो फिर बहुत दफ़ा लीडर्स के कंट्रोल में नहीं रहता और चीज़ें हाथ से निकल जाती हैं, जिसकी वजह से फिर तबाही मचती है।
अब जो रिलेशनशिप है इस वक्त मुख्तलिफ मुल्कों के दरमियान जो कि वेपन्स रखते हैं, जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, उनमें आप देख लीजिए कि अमेरिका चाइना की कन्फ्रंटेशन मौजूद है, अमेरिका रशिया की मौजूद है, मगरबी दुनिया एक तरफ है और रशिया चाइना दूसरी तरफ है। इधर हमारे खित्ते में आप देख लें कि भारत ने बिला वजह चाइना के साथ मसला खड़ा किया हुआ है। ये ज़मीनी मसले पाकिस्तान के हों या चाइना के, भारत एक दरमियान में एक कॉमन फैक्टर है जो कि मसाइल को हल करना नहीं चाहता। अगर वो मसले को हल करना चाहें तो बातचीत के ज़रिए सारे मामला हल हो सकते हैं, लेकिन भारत ने उसकी बजाय जंगी तैयारी को तरजीह दी और मुख्तलिफ़ किस्म के खौफनाक हथियार और जहाज़ वगैरह, राफेल तैयारे और इस तरह की चीज़ें ये हासिल करने का काम किया, जैसे ये सारा कुछ उसको बचा लेगा। अब आज यहाँ पे आप अगर सारे इस खित्ते को देखें तो इन झगड़ों के अलावा या इन तनाज़ात के अलावा जो मैंने जिक्र किया है, हमारा सर क्रीक और सियाचिन, कश्मीर, ये सारे तनाज़ात मौजूद हैं जो हल नहीं किए जाते, और चाइना के साथ भी मौजूद है इनका। और उसी तरह आप देख लीजिए कि एक दुश्मनी इजराइल और ईरान के साथ है। इजराइल के पास भी न्यूक्लियर वेपन्स हैं, ईरान बिल्कुल मुआहदा करना चाहता है, लेकिन अगर उसको कॉर्नर किया गया तो वो भी न्यूक्लियर वेपन बनाएंगे। एक जंग का खतरा मौजूद है। फिर इसी तरह चाइना और अमेरिका के दरमियान एक डिस्ट्रस्ट मौजूद है, रशिया के साथ एक डिस्ट्रस्ट मौजूद है, रशिया को कॉर्नर करने की कोशिश की जा रही है यूक्रेन में। ये वो चीज़ें हैं जो कि बड़ी कुव्वतें ख़तरात को बग़ैर भांपे या ख़तरात को एड्रेस किए बग़ैर वो एक रास्ता अपने लिए मुतय्यन करके रखे हुए हैं। और अमेरिका का तो आप देख सकते हैं कि उसने बेशुमार जंगें लड़ी हैं, हालांकि जंगों में मार ही खाई है, शिकस्त हुई, लेकिन भारसूरत जंगों से बाज नहीं आए। तो ये एक ऐसा किस्सा है जिससे यही खौफ आता है, यही इंसान को ख्याल पैदा होता है कि कोई एक्सीडेंटली जंग आपकी कोई लड़ाई है तो वो कहीं एक्सीडेंटली आपको किसी ऐसी नहज पे न ले जाए जहाँ पे कि आपको न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल करना पड़ जाए। ये जो मिडल ईस्ट की क्राइसिस थी, मिडल ईस्ट में क्राइसिस बेसिकली तो इसराइल की वजह से थी। सो नेचुरली यहाँ पे बजाय मामलात को संभालने के वेस्टर्न वर्ल्ड ने हमेशा ईरान को दबाने की कोशिश की, इसराइल को थोड़ा बकअप किया, जिसकी वजह से आपने देखा कि यहाँ एक ख़तरा हमारी सरहदों पे ईरान की शक्ल में मौजूद है, जिसके ऊपर हमला किया जा सकता है इसराइल की तरफ से। बाज़ एनालिस्ट ये भी कहते हैं कि देखिए, जब से न्यूक्लियर वेपन्स आए हैं उस वक्त से आप देखें कि दो वो मुल्क जिनके पास ये न्यूक्लियर वेपन्स थे, जौहरी हथियार थे, दो मुल्क, उनके दरमियान डायरेक्ट जंग नहीं हुई। और वो ये आर्गू करते हैं कि इसकी वजह से अमन रहा। तो दूसरे लफ्ज़ों में ये एक म्यूचुअल डिटरेंस बन गई न्यूक्लियर वेपन्स। तो ये तो काउंटर आर्गूमेंट है कि उस लिहाज से आप देखिए कि अगर आपने न्यूक्लियर वेपन बनाए हैं या दो मुल्कों के पास हैं तो दोनों मुल्क उस डर से कि न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल ना हो जंग नहीं लड़ रहे, तो अमन है। बिल्कुल ठीक है एक लिहाज से कि अगर आज पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन ना होते तो भारत जैसा मुल्क जो है वो तो आपको कभी बख्शता ना। अब ये भारत ने जो जारहियत से इज्तनाब किया वो इसी वजह से कि उसको भी पता है कि आगे उसको एक मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। लेकिन उसके बावजूद आपने देखा कि पुलवामा के बाद जंग हुई, एक ऐसा मार्का हुआ और उसमें भी यही मसला था कि ऐसी कोई गलती भारत कर दे अपने जोम में या कोई भी करे तो फिर वो गलती तो हो गई, एक इब्तदा हो गई जंग की। फिर आगे क्या होता है वो फिर आप देख लीजिए कि उसमें आपके पास हर तरह के हथियार हैं और अगर किसी भी मुल्क की, पाकिस्तान की अगर सलामती खतरे में हो तो बिल्कुल पाकिस्तान इस्तेमाल कर सकता है कोई ना कोई जौहरी हथियार। सो ये वो चीज़ें हैं जो कि समझने की हैं कि देखा जाए कि कोई ऐसा काम ना हो जिससे कि आप जौहरी जंग की तरफ चले जाएं और न्यूक्लियर वॉर जो है वो बिल्कुल मुकम्मल तबाही का पेश खैमा है। अब इंडिया पाकिस्तान के मामले में आपने देखा है कि मगरबी दुनिया ने बड़ा नेगेटिव रोल प्ले किया है। एक अमेरिका की अपना कानून, उनकी शराइत थी कि जिस किसी मुल्क ने NPT यानी न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन के एग्रीमेंट पर दस्तखत नहीं किए हुए उसके साथ वो कोई न्यूक्लियर माहिदा नहीं करेंगे, कोई तावन का माहिदा नहीं करेंगे। लेकिन आप देखिए कि भारत ने NPT पे दस्तखत नहीं किया हुआ, अमेरिका ने इस माहिदे उनके साथ एक माहिदा किया तावन का, न्यूक्लियर फील्ड में तावन का भारत के साथ माहिदा किया, उसके लिए अपने मुल्क का कानून बदला। अब मुनाफकत देखिए अमेरिका की, नतीजा ये कि उसकी वजह से
इस खित्ते के अंदर बैलेंस के जो स्ट्रेटजिक बैलेंस है उसके ख़राब होने के चांसेस बिल्कुल मौजूद हैं। और अमेरिका ने इसका कतई ख्याल नहीं किया कि इसका पाकिस्तान की सिक्योरिटी पे क्या असर पड़ेगा। लेकिन सीधी सी बात है, पाकिस्तान एक सॉवरेन कंट्री और सॉवरेन कंट्री के तौर पे इंशाल्लाह सलामत रहेगा और अपनी सलामती के लिए आपकी अफवाज, आपके साइंसदान दिन रात काम करते हैं और वो काम करके इस चीज़ की तैयारी रखते हैं कि जो कुछ अक्रॉस द बॉर्डर हो रहा है उसको संभाला जा सके। अब जो रिसेंट डेवलपमेंट हुई वो ये कि इंडिया ने S-400 ये डिफेंस सिस्टम है, एयर डिफेंस सिस्टम, जो कि रशिया से लिया और उनको बज़ाहिर तो दुनिया को ये बावर कराया कि ये चाइना से ख़तरा है, क्योंकि चाइना के साथ अभी रिसेंटली कन्फ्रंटेशन हुई है और हम उसके लिए ले रहे हैं, लेकिन लगाया उन्होंने पाकिस्तान के साथ बॉर्डर पे, उसको इन्होंने डिप्लॉय किया है। सो नेचुरली यहाँ पे एक नई डिबेट चल निकली है कि S-400 आ गया है तो इसका पाकिस्तान के लिए एक चैलेंज बन गया, कैसे इसको संभाला जाएगा। अब ये जो लेटेस्ट इक्विपमेंट और जो इंडियन आर्मी ले रही है, इससे इसके साथ साथ जो और ख़बरें हैं वो ये हैं कि इंडिया ने अपनी तरफ जो जौहरी हथियारों से बचाव के लिए अपने मोर्चे तैयार करने शुरू किए हैं। टनल्स अपने एमुनिशन को बनाने के लिए, छुपाने रखने के लिए टनल्स बनानी शुरू की हैं। अंडरग्राउंड उन्होंने अपनी फैसिलिटीज़ वगैरह बनानी शुरू की हैं जो कि हार्डन्ड होंगी और न्यूक्लियर वेपन वगैरह उस पर असर नहीं कर सकेगा। सो ये सारी तैयारियां जब आप देखते हैं दूसरी तरफ, तो उससे आपको अंदाज़ा होता है कि ये ख़तरा, बावजूद इसके कि पाकिस्तान भी न्यूक्लियर स्टेट है, ये ख़तरा टला नहीं। सो पाकिस्तान को लाजमन इस चीज़ के लिए तैयार होना होगा। जब इन्होंने S-400 डिप्लॉय किए तो पाकिस्तान ने उससे पहले ही आपने देखा कि बाबर क्रूज मिसाइल का एक्सटेंडेड रेंज वाला, एनहांस्ड रेंज का मिसाइल जो है वो चला के अपना तजर्बा करके तो भारत को ये बाबर करा दिया कि पाकिस्तान मिलिटरीली हर तरह के चैलेंज के लिए तैयार है। वो इस चीज़ से पीछे हटने वाला नहीं, क्योंकि मुल्क का दिफा है। वो इंसान को बिल्कुल ये ज़हन में होता है कि अपनी जानों से ज़्यादा अजीज़ ये है कि ये मुल्क का दिफा, हमारी माँ बहनें जहाँ रहती हैं उनकी सलामती सबसे पहले है। तो ये समझने की ज़रूरत है कि अगर कोई न्यूक्लियर तमाशा खड़ा करने की कोशिश की गई साउथ एशिया में किसी ने, तो वो उसका नतीजा बहुत अच्छा नहीं होगा। और हमें इस चीज़ का इदराक है कि फरवरी 2019 में जब ये बालाकोट वाला किस्सा हुआ, जिसमें कि भारत ने बड़ी कामयाबी से 3 दरख्त और 1 कब्बा मारा, और उसके वाक़े के बाद फिर हमने ये भी देखा कि जो आलमी कुव्वतें हैं उनकी तरफ से कोई मजम्मत नहीं आई। उन्होंने कतई ये नहीं कहा कि भारत को पाकिस्तान की एयर स्पेस वायलेट नहीं करनी चाहिए थी, पाकिस्तान के इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस नहीं करना चाहिए था। ये एक ऐसी मुनाफकत थी जिसने पाकिस्तान को झंझोड़ के रख दिया। अगर इंटरनेशनल कम्युनिटी किसी चीज़ में दबाव ला के रोकना चाहे किसी जंग को, तो वो रोक सकती है, लेकिन अगर आप एक साइड को शह दें और अपने मुंह बंद रखें और फिर आप एक्सपेक्ट करें कि दूसरी साइड चुप रहे, तो वो नहीं होगी। मुझे याद है कि अमेरिका ने पाकिस्तान के ऊपर बेपनाह दबाव डाला था, हमारी हुकूमत पे, हमारी मिलिट्री लीडरशिप पे, बार बार टेलीफोन करके कि बालाकोट का हो गया, आप उसको छोड़ दें, आप कहते हैं आपका कोई नुकसान नहीं हुआ, तो आप पाकिस्तान रिटेलिएट ना करें। जबकि आपको याद होगा कि हमारे DGISPR जनरल आसिफ गफूर ने उस वक्त कहा था कि आपने जो करना था कर लिया, अब हम आपको सरप्राइज देंगे। और फिर पाकिस्तान ने डे लाइट में, रोशनी में, दिन की रोशनी में हमला करके तो भारत को जवाबी वार करके भारत को बताया था कि पाकिस्तान तैयार है। अब ये कि हमारी रिस्पांस उस वक्त बिल्कुल कैलकुलेटेड थी। एयरफोर्स ने ऑपरेशन किया, जैसे ऑपरेशन स्विफ्ट रिजॉर्ट का नाम दिया गया, और आपने देखा कि उसमें ना सिर्फ भारत के अंदर टारगेट जो हैं वो इंगेज किए गए, बल्कि भारत के 2 जहाज़ गिराए गए। एक तो उन्होंने हेलीकॉप्टर खुद गिरा लिया था, लेकिन उनके 2 जहाज़ जो हैं, एक Su-30 और एक MiG-21 इधर। और आपको याद होगा कि अभिनंदन एक ट्रॉफी के तौर पे पाकिस्तान ने अपने पास रखा और फिर उनको एक आध 2 दिन बाद वापस कर दिया। अब यह है कि पाकिस्तान ने एक बड़ा अपना पैकेज रिस्पांस का रखा, जो कि हमने इसीलिए
उसको वर्कआउट किया था मल्टीफेरियस तरीके से, कि उसमें ग्राउंड टारगेट्स भी इंगेज किए जाएं, एरियल भी टारगेट्स इंगेज किए जाएं, और जो थ्रेट पाकिस्तान को एरियल थ्रेट हो या ज़मीनी थ्रेट हो उसको काउंटर किया जा सके, और वो पाकिस्तान ने सक्सेसफुली की। लेकिन इंडिया का आपको याद होगा कि उस वक्त वो अपनी थ्रेट लेवल को बढ़ाना चाह रहा था, यानी एक आप यूं कह लीजिए कि एस्केलेशन लैडर पे इंडिया ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था, और हमें अंदाज़ा हो गया, हमें पता चल गया था कि वो कुछ मिसाइल चलाने की कोशिश कर रहा है। और ये चीज़ जो है पाकिस्तान को किसी ज़रिए से इन्फॉर्म भी कर दिया गया, बताया गया, और हम इस मामले में ना सिर्फ चौको चौबंद थे बल्कि ये वाज़े तौर पे दुनिया को बता दिया गया। वो अमरीकी जो हमें बार बार टेलीफोन करके कहते थे कि रिटेलिएट न करें, उनको हमने वाज़े पैगाम दे दिया कि ये सवाल ही पैदा नहीं होता। जवाब ये था कि अगर भारत 3 मिसाइल मारेगा तो पाकिस्तान इधर से 9 मिसाइल फायर करेगा। चुनाचे ये मेरा ख्याल है कि भारतीय साइड पे भी उनकी मिलिट्री वगैरह में जो समझदार लोग हैं, जिनको सेंस है बैटल की, वो समझ गए कि ये मामला इतना सीधा नहीं है कि दुनिया आंखें बंद रखे तो पाकिस्तान भी चुप बैठा रहेगा, जो जी चाहे भारत कर ले वो नहीं होने दिया जाएगा। लिहाजा ये उसको नज़र आ गया कि ये जो स्कर्मिशेस अभी चल रही हैं ये हो सकता है कि ये फिर न्यूक्लियर वेपन्स के इस्तेमाल तक पहुंच जाएं, क्योंकि मिसाइल्स में तो फिर यही है कि आप अगर कन्वेंशनल उसके साथ वॉरहेड यूज़ कर रहे हैं तो वक्ती तौर पे वो भी है, लेकिन बढ़ते बढ़ते बाद जो है वो फिर न्यूक्लियर वॉरहेड पे जा सकती है, ख़ास तौर पे अगर ज़मीनी एग्रेशन की जाती पाकिस्तान के खिलाफ। सो इंडिया ने काफ़ी शोर शराबा उस वक्त किया, इंटरनेशनल कम्युनिटी दरमियान में कूद पड़ी, और फिर बिल आखिर ये जंग रोक दी गई। अब बड़ा सीधा सा मसला है कि अगर S-400 आपने ले लिया, मॉडर्न एयरक्राफ्ट भी आप ले आए हैं, तो पाकिस्तान आइडल तो नहीं रहेगा, पाकिस्तान चुप तो नहीं करेगा। और पाकिस्तान का बेसिक प्रिंसिपल ही होगा ये कि अगर भारत हमला करता है किसी एक मिसाइल से तो पाकिस्तान उसका जवाब 3 से देगा, यानी ज़्यादा फरोशस होगा, ज़्यादा खौफनाक होगा, ज़्यादा तबाहकुन होगा अगर पाकिस्तान का जवाब ज़्यादा तबाहकुन होगा अगर अग्रेशन की गई। अब सीधी सी बात है कि हमारे पास मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं। S-400 इन्होंने लिया है जो कि 400 किलोमीटर दूर रख के तो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लिहाजा आप अगर 300 किलोमीटर यानी 400 किलोमीटर उसका आपको वार्निंग रेंज मिलता है, और अगर आप उसका 300 किलोमीटर यूज़ करते हैं तो उसका मतलब है कि 100 किलोमीटर आप उसको बॉर्डर से कहीं दूर लगा के तो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। सो ये एक स्टैंड ऑफ उसको डिस्टेंस मिल जाता है को 300 किलोमीटर का, जो कि S-400 ज़मीनी तौर पे महफूज भी हो और फिर भी आपको 300 किलोमीटर का रेंज दे सके। अब यह है कि ये सारी चीज़ें चूँकि हमें S-400 की कैपेबिलिटीज़ वगैरह का पता था, जब डिलीवरी तो अब हुई, भारत ने जब इसका ठेका किया था, उनसे कॉन्ट्रैक्ट किया था लेने का, तो उसी वक्त ही हमने इस पे काम शुरू कर दिया था। नतीजा ये कि आज हमारे पास रिस्पॉन्स मुख्तलिफ मामलात में मुख्तलिफ शक्लों में मौजूद है, और हम मल्टीपल डोमेन्स में भारत को इसमें जवाब दे सकते हैं। असल चीज़ ये अक्लमंदी ये होती है कि आप तनाज़ात को बातचीत से हल कर लें ताकि आप एक अमन का वक्त अपने लोगों को दे सकें और जंग से बचा जा सके। लेकिन अगर जंग से बचने के लिए आप ज़हनी तौर पे तैयार ना हो क्योंकि आप तनाज़ात हल नहीं करते, तो फिर ये तो हो नहीं सकता कि कोई भी मुल्क अपनी सिक्योरिटी को दूसरे के रहमो करम पे छोड़ दे। पाकिस्तान कभी भी अपनी सिक्योरिटी को भारत के रहमो करम पे नहीं छोड़ेगा। अब जो हमारी स्ट्रेटजिक फोर्सेस हैं या ऑपरेशनल फोर्सेस हैं वो तो अपनी जगह पे मौजूद रहेगी, लेकिन जो आपके पास दूसरे नए मॉडर्न सिस्टम्स आ गए हैं, स्वाम टेक्नोलॉजी है, ड्रोन्स हैं, ये मुख्तलिफ किस्म के डिलीवरी सिस्टम्स हैं, आपके क्रूज मिसाइल वगैरह, ये सारी चीज़ें जो हैं ये अब इसी मकसद के लिए तैयार हैं कि किसी को जारियत की ख्वाहिश दिल में पैदा ना हो। अगर हो तो उसको साथ ये भी अंदाज़ा हो कि पाकिस्तान एक ट्राई सर्विस रिस्पांस देने के लिए तैयार है, और हमारे जो भी मिसाइल नसर और बाबर और जो पाकिस्तान मिलिट्री की अपनी कैपेबिलिटी है ये सारी मौजूद है जो कि दुश्मन को बिल्कुल तबाह बर्बाद कर सकती है। लिहाजा इस सारी जंग के
नताइज दोनों के लिए तबाहकुन होंगे, लेकिन अग्रेसर के लिए ज़्यादा। पाकिस्तान की जो मिलिट्री लीडरशिप है वो शुरू दिन से ही S-400 के बारे में वॉर गेमिंग करती रही है और इसके मामले में तैयारी और मुख्तलिफ जो ऑप्शंस हैं उनको लाइन अप करती रही है। आज पाकिस्तान की अल्लाह के फजल करम से ये कैपेबिलिटीज़ मौजूद हैं कि वो न सिर्फ बेहतरीन मिसाइल टेक्नोलॉजी जो दुनिया में मेरा ख्याल है चंद मुल्कों के पास होगी, वो टेक्नोलॉजी पाकिस्तान ने एक्वायर की हुई है और पाकिस्तान ज़मीनी, समंदरी या हवाई रिस्पांस के लिए बिल्कुल तैयार है। ये बात इसलिए करनी पड़ी सारी कि खबर चूँकि ये आई थी कि भारत के अंदर न सिर्फ उनके ये जहाज़ नए लिए, S-400 लगा दिया और फिर उसके साथ साथ अब न्यूक्लियर वॉर के लिए मोर्चे और चीज़ें वो हार्डन डिफेंसेस तैयार किए जा रहे हैं। तो मेरे जहन में ये आया कि मैं पाकिस्तान के अपने अवाम, अपने ख़ास तौर पे नाजरीन को इस मामले में थोड़ी आगाही दे दूं कि पाकिस्तान अल्लाह के फजल करम से इन सब ख़तरात से पूरी तरह वाकिफ़ भी है और उसके ख़िलाफ़ अपनी पूरी सबबंदी और तैयारी करके बैठा हुआ है, ताकि हमारी कौम को इत्मीनान रहे कि हम हर तरह के ख़तरात को निपटाने के लिए तैयार हैं। आज के लिए इतना ही। अफ़वाज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।